हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है और ये जो तमाम अहम जानकारियां पोलिंग स्टेशन से मिल रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जो सामने आ रही हैं, वो भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। तो ये वोटिंग को लेकर के आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा की महा कवरेज लगातार जारी है। वोटिंग अभी भी चल रही है, तो 3 घंटे से कम का जो वक्त है वो अब आपके पास शेष है। तो इसलिए अगर आपके निकाय क्षेत्र में वोट हो रहा है तो आप वोट ज़रूर करें जा करके। और अब आज इस पर चर्चा भी करते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज लगातार आप देख रहे हैं कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक तस्वीर, एक एक जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बीच में हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनके साथ चर्चा भी करते रहेंगे। सुनील फोगाट जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील फोगाट जी, बहुत स्वागत है आपका। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिनेश अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। राकेश भड़ाना जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश भड़ाना जी, आपका भी स्वागत है। और विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत है। सुनील जी, आपके पास आता हूं। आंकड़ों से ही आज शुरुआत करूंगा, क्योंकि एक तरफ तो वोटिंग चल रही है, जाहिर है कि बहुत सारी बातें आप लोगों ने जनता के बीच में जाकर के कही थी, लेकिन 30% ओवरऑल ये जो वोटिंग का परसेंटेज है वो अभी दिख रहा है। कैसे इसको आप देखते हैं और क्या नजर आ रहा है, क्योंकि लोग उस उत्साह के साथ वोट करते हुए अभी भी दिख नहीं रहे हैं। सुनील जी। सुनील फोगाट जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी बहुत कम आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है, मैं क्लियर सुन नहीं पा रहा आपको। जी जी सुनील जी, मेरा प्रश्न ये है कि 30.1% ही अभी तक वोटिंग का परसेंटेज दिख रहा है। क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि बहुत चुनावी कैंपेन में आप लोगों ने लोगों से कहा कि आप लोग निकले बाहर वोट करें, बहुत सारे वायदे आप लोगों ने किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उत्साह दिख नहीं रहा है, क्योंकि 30.1% ये अभी वोटिंग का परसेंटेज है। सुनील फोगाट जी। चलिए सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगा। मैं दिनेश जी का भी रुख लेता हूं। दिनेश जी, ये 30% का ये जो पोलिंग परसेंटेज अभी तक 3 बजे तक का क्या नजर आ रहा है, इसके पीछे आपको कैसे देखते हैं इसको आप? जी आयुष जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनल पर बैठे मेरे साथियों को नमस्कार। मैं निश्चित तौर पर एक बात कहना चाहूंगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात करके चुनाव में उतरी भारतीय जनता पार्टी, मतदाता निराश है। आप देखिए, अगर फरीदाबाद में अभी तक 19% मतदान, सोनीपत में, माफी चाहूंगा, सोनीपत में 19%, फरीदाबाद में 25%, गुड़गांव में 30%। ये मतदान की परसेंटेज ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो ट्रिपल इंजन की बात करती है, आज वो ये भूल गई कि पिछले 11 साल से ट्रिपल इंजन ही काम कर रहा था। अब हम जब भी बात करते हैं, डिबेट में आते हैं, तो कभी भी जब स्थानीय चुनाव हो रहा है, निकाय का चुनाव हो रहा है, तो स्थानीय मुद्दों पर भाजपा कभी बात नहीं करती। जब भी बात करती है तो नरेंद्र मोदी जी का नाम लेती है और केवल हवा की बातें करती है। मैं आपको एक बहुत छोटे से उदाहरण के साथ बताऊंगा कि भाजपा के एक पार्षद कैंडिडेट हैं, जो कि बहुत लंबे समय से पार्षद हैं इनके, उन्होंने अभी जो अपील की है जनता से, वो अपील आपको अगर मैं दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, सनातनी के नाम पर श्री राम भक्त बनकर मुझे कामयाब बनना है। किस तरीके से वोट मांगा जा रहा है, कोई मुद्दा नहीं बोला जा रहा। आज कितने मुद्दे हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, निगमों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं पर कोई पार्किंग नहीं है शहरों में, और जो पार्क है उनकी हालत बहुत दयनीय है, सड़कों की हालत खराब है, जो सोसाइटीज हैं उनके अंदर तो RWA जो बनी हुई है वो रेजिडेंट से, क्योंकि वहां पर पैसा वसूलते हैं हर महीने, और वो पैसा वसूलते हैं तो उस जो उनकी वो है सोसाइटी, उसके अंदर का काम तो वो करा लेते हैं, परंतु सोसाइटी के गेट के ऊपर जो सड़क टूटी पड़ी है, जो निगम का काम है करने का, सोसाइटी के लोग परेशान हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप कहीं चले जाइए, छोटी से छोटी कॉलोनी में, किसी गली में, मोहल्ले में, किसी स्लम बस्ती में चले जाइए, चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि गुरुग्राम के
उस पे जहां पर 200-200 करोड़ रुपए के फ्लैट बिके, ऐसी जगह पर जब बारिश चलिए का दिनेश जी, अंदेशा आपने जो होता है, कहा कि भाई ये लोकल स्थानीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं, एक एग्जांपल भी आप दे रहे थे नहीं उनके किसी करते, पार्षद बिल्कुल का नहीं कि करते। वो हिंदुत्व के देखो, नाम मैं पर आपको वोट बताऊं, मांगते हैं। मैं इस पर एक नहीं, मैं रिएक्शन आपको लेता हूं। उदाहरण दूसरा आप बताता ये भी कह रहे हैं कि लोगों में उदासीनता है। सुनील जी सुनिए, नहीं नहीं दिनेश जी, एक सेकंड, एक एक करके अभी पहले सबसे सारे रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आता हूं, बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे फिर। सुनील जी जवाब दीजिए। जी बताइए सुनील जी। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग लोकल मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, निकाय का चुनाव है, आप लोग लोकल इशू को टच नहीं करते हैं। आपके वार्ड के कोई पार्षद पद के प्रत्याशी हैं जो कि हिंदुत्व के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं और लोगों में उदासीनता है, इसलिए 30% के आसपास ये मतदान का प्रतिशत दिख रहा है। सुनील जी रही बात हमारे साथियों की ये बात करने की कि हम भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों पे ही बात करती है। स्थानीय मुद्दों पे स्थानीय चुनाव लड़ा जाता है, राष्ट्रीय मुद्दों पे राष्ट्रीय चुनाव लड़ा जाता है। और इसमें इनको तो तकलीफ होगी कांग्रेस के मेरे साथियों को, अगर इस बात फिर बताने के लिए अच्छा नेतृत्व नहीं है, हमारे पास नरेंद्र मोदी के काम बताने के लिए है, तो उसमें क्या गलत? पहली बात, हम अपने नेता साहब से किए हुए काम भी ना बताएं, इनकी तरह निकम्मे बैठे रहे, ना तो काम करें और ना हम बताएं। अब आप देखिए मेरे साथी ने अब कांग्रेस पार्टी के बारे में एक शब्द बोला। अब किसी भी कांग्रेस का प्रवक्ताओं का एक बात है कि किसी भी आप देख कांग्रेस पार्टी के बारे में, उसके कार्यक्रमों के बारे में, पार्टी के अंदर क्या एक्शन के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। बस आप जैसे ही एंकर ने कुछ भी कहा, सवाल इनसे कुछ भी पूछो, इनका एक ही जवाब होता है, नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इनकी एक ही पॉलिसी है, एक ही नीति है कि भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सुनील जी भाई देखिए, उनका सवाल उठाना लाजमी है ना भाई। सत्ता में अगर आप बैठे हुए हैं और अगर आप ट्रिपल इंजन की बात करते हैं तो बहुत सारे निकायों के अंदर ट्रिपल इंजन ऑलरेडी था। मेयर का आपका ही कैंडिडेट मेयर रहा, आपकी ही प्रदेश में सरकार, आपकी ही देश में सरकार, तो फिर उसके बाद सवाल तो वो उठाएंगे कि वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ रहा है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं सुनील जी, क्योंकि उनका ये कहना है कि लोग इस तरीके से संतुष्ट नहीं है, लोगों के अंदर एक निराशा है, इसलिए लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं वोट करने के लिए। उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि निकायों की आप लोग बात नहीं करते हैं, कूड़े की बात नहीं करते, पार्किंग की बात नहीं करते, सीवेज की बात नहीं करते आपकी, तो भाई वो विपक्ष में है तो उनका सवाल उठाना लाजमी है। सुनील जी देखिए, हमारा जो संकल्प पत्र है नगर निकायों को लेकर के, स्थानीय चुनाव को लेकर के, वो पब्लिक डोमेन में है, आपके पास भी है, अग्रवाल साहब के पास भी है, ये खुद देख सकते हैं उसमें क्या क्या हमने वादे किए हैं। और मैं पूछना चाहूंगा, आप 2014 से पहले की किसी भी शहर की तस्वीर निकाल के देखिए, 2014 से पहले हरियाणा के किसी भी शहर की तस्वीर निकाल के देखिए। इवन रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा इनके मुख्यमंत्री थे 10 साल तक, उनके घर के बाहर, बिल्कुल उनके घर से 10 मीटर की दूरी पर रोड क्रॉस करते ही उनकी कोठी के आगे कूड़े का बहुत ढेर लगता था, और एक हफ्ते बाद कमेटी वाले उसको कूड़े को उठा करके ले जाते थे। एक हफ्ते 10 दिन तक कूड़ा वहां पे सड़ता रहता था। आज आप आइए मेरे साथ किसी भी शहर में इस तरह के कूड़े के ढेर दिखाइए। मैं चैलेंज देता हूं हमारे कांग्रेस के साथियों को, अगर यहाँ पे बैठ के सिर्फ बरगलाना है लोगों को और अपना मन खुश करना है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि ये बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं करते। बहरहाल ठीक है, मैं और भी मेहमान उनका रुख करता हूँ। विजेंद्र रेडू जी यही तो है। नहीं ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 14 के पहले की तस्वीर और अभी की तस्वीर, लेकिन भाई 10 साल 12 साल अगर आपको हो गए हैं तो ये तस्वीर और बहुत बेहतर होनी चाहिए ना। विजेंद्र रेडू जी नहीं, विजेंद्र रेडू जी नहीं, देखिए सुनील जी भाई, देखिए समस्याएं तो हैं। सुनील जी ईमानदारी से अगर आप स्वीकार करेंगे तो निकायों के अंदर समस्याएं हैं, ये बात ठीक है कि आप ये कह सकते हैं कि आपने काम किया, लेकिन समस्याएं खत्म हो गई हैं, कूड़े के ढेर खत्म हो गए हैं, सीवेज की समस्या नहीं, पानी की समस्या नहीं, ये कहना सही नहीं है। मैंने कहा सर, मैंने कहा कि गुंजाइश ठीक है, अभी मैं रेडू साहब का एक रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आता हूं। ठीक है, एक छोटे छोटे रिएक्शन में लेता हूं ना, सवाल बहुत ज्यादा हो जाएंगे नहीं तो। फिर एक सेकंड, रेडू साहब, एक तो वोटिंग परसेंटेज पे रेडू साहब आपका एक रिएक्शन चाह रहा हूं कि भाई 30% के आसपास अभी लोग निकले हैं घरों से बाहर, ये कम क्यों नजर आ रहा है और कैसे देख रहे हैं निकाय के चुनावों को, आज हो रही इस वोटिंग को? हाँ देखिए, 30% जो परसेंटेज वोटिंग है ये बहुत ही कम है इस समय तक के लिए। 2-3 बज चुके हैं और इसके हिसाब से मेरा मानना है 60 के आसपास कहीं सिमट ना जाए, जो निकाय चुनाव के हिसाब से काफी कम होगी। और जो वोटिंग परसेंटेज कम जाती है तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में
एक उदासीनता होती है और उस उदासीनता के परिणाम स्वरूप ही वोटिंग परसेंटेज कम होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं, जहां जहां निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां के जो मतदाता है वो घरों से निकल करके मतदान का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबी होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यदि इसमें मतदान करते हैं तो एक सही परिणाम सामने आने का आता है। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं सभी मतदाताओं से कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। अभी समय है, जल्दी से उठ करके जाएं अपने घरों से और मत का प्रयोग करके आए। दूसरी बात, आयुष जी भाजपा वालों ने कहा कि ये कहते हैं कि हमने हमारा संकल्प पत्र देखिए, हमने कितने बड़े बड़े वायदे किए हैं। इन्होंने 2014 से ये वायदे ही वायदे करते आ रहे हैं, लेकिन वायदों को निभाएगा कौन? 11वां साल हरियाणा प्रदेश में शुरू हो चुका, आज भी ये वायदे कर रहे हैं, काम करने वाले वायदे कर रहे हैं। ये कौन सा एक तरह का, ये क्या सिस्टम, क्या रीति रिवाज ये लेकर के चला रहे हैं हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने? भाई 10 साल आपको मिल चुके, 11वां साल आपको चला हुआ है और बहुत सारे निगमों में आपके ही मेयर थे, आज भी आप वायदे कर रहे हो, तो पूरा कब करेंगे? और क्यों आपको प्रदेश की जनता विश्वास करेगी आपके ऊपर कि भाई आप वायदे पूरे करेंगे? जब 11 साल में नहीं कर पाए तो आने वाले समय में क्या भरोसा आप पूरे करेंगे? आप वायदे ही करते जाएंगे, पहले लोकसभा का संकल्प पत्र, फिर विधानसभा का संकल्प पत्र, फिर निकाय चुनाव का संकल्प पत्र और फिर जिला निकाय चुनाव का संकल्प पत्र। सिर्फ संकल्प पत्र के बाद संकल्प पत्र आप निकालते जाओगे। नहीं रेडू साहब, देखिए ये तो भाई अलग अलग चुनाव हैं, तो अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग संकल्प पत्र तो कोई भी जारी कर सकता ना भाई। आप लोगों ने भी तो वायदे लोगों से किए ही होंगे ना कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे। भाई अब ये कह रहे हैं कि हमने ये किया, हम आएंगे, हमको चुनेंगे तो हम फिर ये करेंगे, तो ये वायदे तो कर सकते हैं, ठीक है। ये टीका टिप्पणी हो सकती है कि आपने जो पुराना किया भाई उसको पूरा करके दिखाइए। वादा तो करेंगे ही ना भाई, अगर सत्ता में आना है तो जनता को क्या बताएंगे? यही तो बताएंगे कि हमको लाइए, हम ये करेंगे। आयुष जी हम बताएंगे, हमें सत्ता में लाइए, हम ये करके दिखाएंगे। लेकिन ये तो ऑलरेडी सत्ता में बैठे हैं, इनको ये नहीं कहना चाहिए हम ये करेंगे, इनको करके दिखा देना चाहिए था 10 साल के अंदर। जो आज ये कह रहे हैं कि हम सीवर व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे, हम पार्क को ठीक करने का काम करेंगे, हम हॉस्पिटल में सारी सुविधा देने का काम करेंगे, ये तो सरकार में है, 10 साल तक इन्होंने अब नहीं किए, तो अब भी ये वायदे क्यों कर रहे हैं? हम तो विपक्ष में है, हम तो कह सकते हैं यदि प्रदेश की जनता हमारे को सत्ता में लाती है तो हम ये करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी सत्ता में 11 साल से बैठी है, अगर वो वायदा करती है तो वो हास्यास्पद ही बात होती है। अगली बात ये है, मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहता हूँ आयुष जी, ये कहते हैं कि मुद्दे बहुत है। अभी हमारे साथी ने अग्रवाल जी ने बहुत मुद्दे गिनवाए हैं कि ये कमियां चल रही है, और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर काम नहीं करती, ये तो सत्ता में है, ये तो अपनी कमजोरी को छुपाने का काम करेंगे। जिस प्रकार कांग्रेस छुपाती थी ये भी छुपा रहे हैं। लेकिन असल जिम्मेवारी होती है विपक्ष की, जो इन मुद्दों को उठाए, जनता के सामने ले जाए, और एक अवसर था ये चुनाव का इन मुद्दों को भुनाने का भी काम करती। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से सबसे बड़े विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है, 27 एमएलए लेकर के, ये घरों में बैठने के लिए इनको एमएलए नहीं दिए थे, सड़क पर जाकर के इन मुद्दों को उठाने के लिए इनको एमएलए बनाने का काम किया था प्रदेश की जनता ने। लेकिन ये 37 एमएलए लेकर के जिस प्रकार से घरों में बैठी है, उसी का एक परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को खुला हाथ मिला हुआ है। यदि ये मजबूती से चुनाव का प्रचार प्रसार करते, जनता के बीच में जाते, तो आज नहीं। लेकिन रेडू साहब, ये वाला प्रश्न मुझे कभी समझ में आता नहीं है भाई। देखिए, विपक्ष में अगर वो हैं तो 2 विधायक आपके भी विपक्ष में है, विपक्ष की पार्टी तो आप भी हैं इस प्रदेश के अंदर। कांग्रेस नहीं कर पा रही तो इंडियन नेशनल लोकदल उस स्पेस को भर क्यों नहीं पा रही है? मेरा प्रश्न ये है कि जनता आपके साथ कनेक्ट क्यों नहीं हो रही है, या आप उस मुद्दे को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, अगर ये समस्याएं हैं तो? और लोकल बॉडी के चुनाव तो बड़े छोटे छोटे मुद्दे होते हैं ना, यहाँ तो हर जगह आपके लोग होंगे, हर वार्ड में आपके लोग होंगे, उसके बावजूद आप उनको टच नहीं कर पा रहे हैं। रेडू साहब, ये कांग्रेस के ऊपर सिर्फ ठीकरा फोड़ने से क्या होगा? आयुष जी, ये ग्राउंड की बात है और बिल्कुल धरातल की बात है। जहां कांग्रेस का एमएलए जीता बैठा है तो जाहिर सी बात है कि वहां कांग्रेस के वोटर भी ज्यादा है और कांग्रेस का विधायक भी वहां पर है। जिस मजबूती के साथ कांग्रेस को आवाज उठानी चाहिए थी, ये उठा सकते थे और उठानी चाहिए थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जब वहां विधायक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमारे वहां वोटर भी कम है, हमारे व्यक्ति भी कम है। लेकिन उसके अनुसार हम फिर भी आवाज उठा रहे हैं। जहां कहीं वो आवाज को छूट रही है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल ही उठा रही है। लेकिन इनके विधायक ही बैठे हैं और ये कहते हैं कि हमने विधानसभा में बराबर का वोट परसेंटेज लिया है, कांग्रेस और बीजेपी का बराबर का परसेंटेज लिया है वोटिंग का, और इन लोगों को तो मिला ही। चलिए रेडू साहब, मैं थोड़ा सा माफी के साथ आपको रोकूंगा। इस बीच में ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर रहा हूं, एक बड़ी खबर पहुंचाता हूं, उसके बाद इस चर्चा में मैं फिर से वापस लौटूंगा। सीधे रुख कर लेते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। मेरे साथ मेरी सहयोगी अपूर्वा मौजूद हैं। अपूर्वा, ओवर टू यू। बिल्कुल आयुष, इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है।
निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात कर ले तो अब तक 30.7% मतदान हुआ है। और जैसा कि आयुष हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज में अभी उतना इजाफा हमें नजर नहीं आ रहा है जिसकी उम्मीद शायद दोनों ही पार्टियां कर रही थी। इसके अलावा देखिए कुरुक्षेत्र से बड़ी जानकारी है, जहां निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। ऑब्जर्वर भारती डबास ने निरीक्षण भी किया है वहां पर जाके पोलिंग बूथों का। थानेसर नगर परिषद की ऑब्जर्वर है भारती डबास, जो वहां पर गई है पोलिंग बूथों का उन्होंने निरीक्षण किया है। वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो लगातार अभी वोटिंग परसेंटेज में उतना इजाफा हमें नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो जानकार हैं वो ये जरूर कह रहे थे कि रविवार का दिन है, तो ऐसे में 12 बजे के बाद शायद पोलिंग सेंटर्स पे हमें लोगों की भीड़ ज्यादा नजर आ सकती है। वोटिंग परसेंटेज में हमें उतना इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन ठीक है अभी 6 बजे तक का टाइम है और ऐसे में देखा जा सकता है कि क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है या नहीं। तो फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30.7% वोटिंग अब तक हो चुकी है। आयुष, मेरे साथ लगातार एक जो बड़ी जानकारी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये जो अपडेट्स हैं वो लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है और कुछ जानकारी जो अहम है वो भी आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही है। वोटिंग का परसेंटेज भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। थोड़ा सा ये आंकड़ा अभी बढ़ा है, लेकिन अभी भी आप इसको कह सकते हैं कि संतोषजनक नहीं है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश भड़ाना जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। राकेश जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अगर 31% या 30% के आसपास ये दिख रहा हो, कैसे देखते हैं और इसका क्या कारण नजर आ रहा है, और आज जो वोटिंग चल रही है उसको किस नजरिए से आप देख पा रहे हैं? देखिए आयुष भाई, लोग चाहते थे वोट डालना, लोगों में बहुत उत्साह था। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से घोटाले किए थे, जिस तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार ने 11 साल में नगर निगमों को लूटने का काम किया था, और जो आम आदमी तक ये बात पहुंच गई थी, जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही थी, तो आम आदमी तक ये बात पहुंच गई थी कि नगर निगम को में जो काम नहीं हो पा रहे हैं, तो नगर निगम में पैसे नहीं है। बार बार इनके लोग बयान दे देते थे कि नगर निगम में पैसे नहीं है, और बड़े बड़े घोटाले लोगों के सामने आ रहे थे। तो लोग चाहते थे कि खूब वोट डालने के लिए लोगों में उत्साह था। परंतु अभी एक घटना हुई 2 दिन पहले, जब राव नरवीर ने एक बयान दिया और वो सारे अखबारों और मीडिया में भी छपा। उन्होंने एक सभा में कहा कि देखिए वोट आप डालो या ना डालो, वोट डालो या ना डालो, परंतु मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। तो इसके बड़े मायने हैं उनके कहने के, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के। जब उन्होंने खुले मन से अगर ये बातें बोलना चालू कर दी उनके नेताओं ने, फिर उनके पार्षदों ने बोलना चालू कर दिया, तो लोगों में ये था कि लोगों में उत्साह इसलिए नहीं है कि भाई बनेगी तो नहीं, की जिस तरीके से ये उन्हें मशीनें सेट करके रखते हैं या धन बल के जोर पे ये बना लेते हैं सरकार, तो लोगों में ये बात चल गई कि यार वोट डालने से क्या फायदा है, सरकार फिर भी इनके पार्षद इनके जीतेंगे। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ पीयूष जी, कि देखिए आज फरीदाबाद की हम बात करें, फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री उतर गए, इनके मुख्यमंत्री जी ने रोड शो कर लिए, सारे नेता सेंटर तक के यहाँ पे आ गए, खूब लोगों में कहा कि आप वोट करिए, ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, बीजेपी को वोट करिए। परंतु आज आप फरीदाबाद का हाल देख रहे, लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे वोट डालने के लिए। क्योंकि देखिए जिस तरीके से फरीदाबाद में की बात अगर मैं करूं, विकास फरीदाबाद में हुआ नहीं, जितने घोटाले फरीदाबाद की नगर निगम में हुए। एक समय ऐसा था जब फरीदाबाद की नगर निगम सबसे ज्यादा पैसे फरीदाबाद पे की नगर निगम पे हुआ करती थी, और समय पे लोगों को सैलरी मिला करती थी, और रोड वोड सब बढ़िया तरीके से बन जाया करते थे। परंतु आज देखिए पीयूष भाई की अभी नितिन गडकरी जी कह रहे थे, पिछले महीने एक बयान दिया कि जो स्मार्ट सिटी है उनके नाम पे मैंने हजारों करोड़ रुपए दिए हैं, और फरीदाबाद के 28 गांव ऐसे हैं जिनमें मतलब मैं कहूं तो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति और पैसा था जो नगर निगम ने अपने अंडर ले लिया। परंतु आज भी नगर निगम फरीदाबाद की कर्ज में डूबी हुई है। तो मैं हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के में बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो पैसा गया कहाँ? कि ना तो फरीदाबाद में विकास हुआ, ना किसी फरीदाबाद के किसी सेक्टर की बात करें या किसी कॉलोनी की बात करें, तो मुझे बताइए सीवर डली कहाँ? सीवर डली नहीं है, नई सड़कें नहीं बनी नहीं है, खंबे नहीं लगे नहीं है, प्रॉपर्टी आईडी पे दुनिया भर का घोटाला, समय पे लोगों को सैलरियां नहीं मिलती है नगर निगम की, वो रोज धरने पे बैठे रहते हैं। तो ये जो पैसा है, मुझे लगता है पीयूष जी, ये सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में चला गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी ट्रिपल इंजन की बातें करते हैं और कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतने 6 महीने में विकास करा दिए,
और हम ये विकास करेंगे, फलाना करेंगे। मुझे ऐसा लगता है जो 2 बार जिनकी सरकार बन गई हो, वो तो आज लोगों को ये अपनी मैनिफेस्टो में ये बताते हैं कि फलाने काम हमने, ये रिसीवरों पे इतना काम कर दिया, फलाने पे हमने इतना काम कर दिया, ये काम हमने कर दिए, जो शेष काम बचे हो उन्हें हम करेंगे। परंतु नहीं, ये तो अभी ये तो सिर्फ ये बोलते रहेंगे कि हमने तो अपना जो था मैनिफेस्टो वो हमने लॉन्च कर दिया। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ पीयूष जी आपके माध्यम से, देखिए जब जो राजा होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है, जब राजा अच्छे कार्य करता है, खूब काम करता है, जब लोगों के बीच में जाता है तो लोग उनकी फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, खूब उन्हें बुक्का देते हैं और खूब उनकी वाहवाही करते हैं। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया होता, लोगों के काम किए होते, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो हरियाणा के जो राजा हैं, वो अभी फरीदाबाद में रोड शो कर रहे थे। तो फरीदाबाद के लोगों ने एनआईटी विधानसभा में फरीदाबाद के लोगों ने कपड़े उतार के और काले झंडे दिखाने का उन्हें काम किया। नहीं ठीक है, इस तरह से तो विरोध प्रदर्शन नेताओं के होते रहते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है। अब ऐसे तो दिल्ली में भी बहुत जगहों पर अरविंद केजरीवाल के उनका भी विरोध हुआ, तो इसका मतलब ये मान लें कि उन्होंने काम ही नहीं किया था। ये तो जनता है, जनता को लगता है सही तो ठीक है, गलत है तो सही है। इस तरह से अगर आप उसको एक फ्रेम में ढालने की कोशिश करेंगे तो कोई नेता उससे अछूता नहीं है, कोई नेता उससे अछूता नहीं है। ठीक है, अब आज वोटिंग हो रही है, वो जनता तय कर देगी ना, आज वो जनता तय करेगी बढ़ाना साहब, आज जनता वो तय करेगी, आज वो जनता तय करेगी कि क्या अब उसके जहन में है। वो आपकी बात पर ज्यादा भरोसा कर रही है या जो ये कह रहे हैं कि भाई हम ट्रिपल इंजन बनाने वाले हैं, उनकी बात पर ज्यादा भरोसा कर रही है। ठीक है दिनेश जी, वह जनता के हाथ में ना, लेकिन ये मत कहिए ना कि उनका विरोध हुआ। भाई विरोध तो नेताओं का होता ही है ना, ऐसा कोई नेता नहीं जिसका विरोध कभी ना हुआ। सार्वजनिक जीवन में जब है तो ऐसा कोई नेता नहीं जिसका विरोध ना होता हो। अगर विरोध नहीं होता तो विरोध में जो पड़े हुए वोट हैं वो कहां से आ जाते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, विरोध तो होता है, सारे नेताओं का होता है। एक मिनट दिनेश जी, तो विरोध का बताया भी जाता है पीयूष जी, उसको अपने घर में थोड़ा छुपा लेंगे हम विरोधी लोग दिनेश जी। ठीक है, आ गया भाई भड़ाना साहब, मैंने बता दिया ना, अरविंद केजरीवाल जी का भी तो विरोध हुआ ना। तो एक सेकंड, तो मैं कहा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो मैं कह रहा हूं ठीक है। अरे तो भाई वो आपको कैसे, वो क्या कोई अंदर की जानकारी थी जो आपको पता चल गया कि वहां नायब सिंह सैनी गए, उनका विरोध हुआ? वो पब्लिक डोमेन में सबको पता है। एक मिनट के सामने हुआ दिनेश जी, वही तो मैं कह रहा हूं भाई, नेता हैं, अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो उसमें सबका विरोध होता है, उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है दिनेश जी, आ गई बात, बस आ गई। एक मिनट दिनेश जी। आयुष जी, मैं एक बात दोबारा रिपीट करके थोड़ा सा आपका समय जरूर खराब कर रहा हूं। ये देखिए, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा के आपको पढ़ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं यशपाल बत्रा जी, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है वार्ड नंबर 30 से, और अपील की जा रही है कि इस बार वार्ड नंबर 30 की जनता से अपील है कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सनातनी, श्री राम भगत बन के वार्ड नंबर 30 से कामयाब करें। एक भी मुद्दे का जिक्र नहीं है। और अभी राव इंदरजीत सिंह जी ने 28 तारीख को एक सभा की, केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं, पूरे चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आए। हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस में अंतरकलह है, कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में गुटबाजी है। एक नैरेटिव तैयार किया जाता है, किस लिए कि जो बाद में तंत्र मंत्र और यंत्र से जो वोटों की हेराफेरी करनी है उसे कर लिया जाए, लेकिन पहले ही प्लानिंग करके उसको ढक दिया जाए कि कांग्रेस में तो फूट थी, इसलिए हुआ, इसलिए कांग्रेस हारी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि भाजपा में कितनी बड़ी फूट है। मानेसर नगर निगम का जो उम्मीदवार है सुंदरलाल, वो राव नरवीर सिंह की पसंद है, राव इंदरजीत सिंह उसके खिलाफ है। राव इंदरजीत सिंह की कैंडिडेट है डॉक्टर इंदरजीत यादव, और डॉक्टर इंदरजीत यादव के लिए राव नरवीर पूरे इलाके में प्रचार कर रहे हैं कि ये गैंगस्टर है, खूंखार है, बदमाश है, कल को फिरौतियां मांगेंगे, हमारा यहाँ अमन चैन खत्म हो जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा। राव इंदरजीत उस मानेसर नगर निगम में आज तक प्रचार करने नहीं गए भाजपा कैंडिडेट के लिए, क्योंकि उनकी पसंद की कैंडिडेट वहां पर निर्दलीय लड़ रही है। ये आमने सामने का टकराव है भाजपा के अंदर दो नेताओं का। अब गुड़गांव की बात आती है। गुड़गांव में वो 28 तारीख को आए, उससे पहले दिखाई नहीं दिए। 28 को आकर क्या कहते हैं कि गुड़गांव में जो मेयर की कैंडिडेट है वो बीजेपी की कैंडिडेट नहीं है, उसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उसको टिकट दिया नरेंद्र मोदी ने। अगर आपका केंद्रीय मंत्री भाजपा नरेंद्र मोदी को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि वो भाजपा की कैंडिडेट नहीं है, भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया, उनको टिकट तो नरेंद्र मोदी ने दिया। ये किस तरीके का टकराव है बीजेपी के अंदर?
ये जो टकराव है ये इस बात का सूचक है कि पिछले 11 साल से लोग घुटे हुए हैं, डरे हुए हैं, भय का माहौल है भाजपा के अंदर। और सबको इस बात का डर है कि अगर तुम जरा भी गलत बोले तो ईडी, सीबीआई, आईटी जो विपक्ष के ऊपर इस्तेमाल की जा रही है वो भाजपा के ही लोगों पर इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। अमित शाह हरियाणा में आके कहते हैं कि हमने 253 लाख करोड़ रुपया हरियाणा को दिया, वो पैसा कहां गया? आप स्मार्ट सिटी के नाम पर कहते हैं कि हमने हजारों करोड़ रुपया हरियाणा को दिया, वो पैसा कहां गया? मैं कहता हूं, इनको चैलेंज करता हूं, पूरे हरियाणा के अंदर शहर को छोड़ दो, ये एक वार्ड को, एक गली को, एक मोहल्ले को, एक कॉलोनी को, किसी को भी एक मॉडल बता दे कि ये मॉडल कॉलोनी है, ये मॉडल गली है, ये मॉडल वार्ड है, ये मॉडल मोहल्ला है। एक चीज बता दे, हम बार बार कह रहे हैं कि गुड़गांव के अंदर एमजी रोड सबसे बड़ा पॉश इलाका है, सबसे बड़ा। उसके ऊपर अगर बिजली की तार नीचे गिरती है और बारिश के अंदर 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 5 लोग करंट से मारे जाते हैं, ऐसा मॉडल सिटी ये देना चाहते हैं क्या? गुड़गांव में जब बम के धमाके होते हैं तो कोई नहीं बोलता, सब चुप रहते हैं। चलिए दिनेश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। ब्रेकिंग सेंटर का मैं रुक कर रहा हूं, इस बीच एक बड़ी जानकारी पहुंचाते हैं। अपूर्वा मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। अपूर्वा, ओवर टू यू। आयुष, देखिए लगातार हम वोटिंग परसेंटेज का जिक्र कर रहे हैं और ऐसे में थोड़ी राहत वाली बात है कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा देखने को मिला है। वोटिंग लगातार जारी है, अब तक 30.8% वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो 30.8% वोटिंग परसेंटेज इस वक्त हम दर्ज कर रहे हैं और अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज में हम वोट खत्म होने तक हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। ये 40 के आसपास जा सकता है क्योंकि अब धीरे धीरे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब तक 30.8% वोटिंग हो चुकी है, ये आंकड़ा इस वक्त का सामने आया है। और ये भी देखा जा रहा है आयुष कि अब लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि रविवार का दिन है और ऐसे में अमूमन लोगों के दिन की शुरुआत थोड़ी लेट होती है। तो सुबह से हम जैसे देख रहे थे वोटिंग परसेंटेज में उतना इजाफा हमें नजर नहीं आ रहा था, संतोषजनक हमें इजाफा नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन अब 2 बजे के बाद देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 6 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज कितना होता है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है वो ये है कि 30.8% वोटिंग वक्त नजर आ रही है। तो 30.8% ये मतदान, जो कि बड़ी अपडेट है। हालांकि अभी बहुत संतोषजनक इसको आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ जरूर दिख रहा है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। सुनील जी, बार बार ये प्रश्न उठ रहा है चूंकि ट्रिपल इंजन के जब आप बात करते हैं तो कि भाई ट्रिपल इंजन ऑलरेडी आप लोगों के पास था, जो स्मार्ट सिटीज के लिए पैसा आया वो कहां गया? अगर आज भी आपको सड़क, बिजली या सीवर की बात करनी पड़ रही है तो जाहिर है कि आप लोग वो चीजें पहुंचा नहीं पाए जनता तक। और अब इस बार अगर आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता कैसे आप लोग के ऊपर भरोसा करेगी? सुनील जी। देखिए, मेरे प्रवक्ता साथियों को इस बात से भी तकलीफ है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में नया संकल्प पत्र लेकर के आती है। क्या ये हर चुनाव अलग नहीं होता? हर चुनाव के अलग मुद्दे नहीं होते? हर चुनाव का अलग एरिया नहीं होता? हर चुनाव का अपना अलग माहौल नहीं होता है? हर चुनाव अलग मुद्दों पे नहीं लड़ा जाता है? तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। इसमें भी हमारे विपक्षी साथियों को तकलीफ है, बताइए। अरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं, टीम हमारी मैनिफेस्टो तैयार करती है, हमारा संकल्प पत्र तैयार करती है। तकलीफ आप लोगों को होती है क्योंकि ये निकम्मे लोग हो चुके हैं, नकारा लोग हो चुके हैं। देखिए, अगर हमारे पुराने पिछले मैनिफेस्टो को हमने कंप्लीट किया चुनाव में जाने से पहले, वो तो जनता ने उसके ऊपर विश्वास किया और पिछला चुनाव हमें जितवाया। ऐसे ही 2014 में हुआ, ऐसे ही 19 में हुआ और ऐसे ही 24 में हुआ। तो हर बार जब जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, हरियाणा की देवतुल्य जनता, और हमारे मैनिफेस्टो को वो स्वीकार कर रही है, तो इनको मैंने पहले भी कहा आपको कि आप दिनेश जी के मुंह से एक भी लाइन अपनी कांग्रेस पार्टी की तैयारी के बारे में बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ इनको एक ही दिखता है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। इनको गालियां दो, इनकी बुराई करो, जितना इनको गालियां दोगे लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लोग तुम्हें वोट देंगे। और यही ये गलती करते जा रहे हैं। उसी चक्कर में ये गर्त में चली गई है कांग्रेस पार्टी आज के दिन। और ये मेरे भाई कह रहे थे बड़ा जोश में आकर के कि नेता का विरोध हुआ, आपके नेता का। अरे हमारे नेता का तो विरोध हुआ है। और ये आपने भी बताया कि जो भी नेता सार्वजनिक जीवन में होता है, उसको नेता ना भी हो, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, उसका भी विरोध होता है। आपके मुख्यमंत्री की तरह मुंह पे थप्पड़ तो नहीं खाए ना।
वो किस तरीके से जलील होकर उन्होंने राजनीति की है, किस तरीके से उन्होंने दिल्ली के लोगों को ठगा है। ये बातें हमसे ना कीजिए, आप अपने ऊपर लागू कीजिए ये बातें। और दिनेश जी बड़ा कह रहे थे कि एक भी एरिया एक भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप 2014 की कोई भी तस्वीर निकालिए, भूपेंद्र हुड्डा 10 साल तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश में, उनके घर के बाहर रोड क्रॉस करते ही उनके घर के बाहर कूड़े का ढेर लगा रहता था। एक हफ्ते 10 दिन के बाद कमेटी की गाड़ी आती थी, वो कूड़ा उठा करके लेके जाती थी। आज वही भूपेंद्र हुड्डा का घर है, वही रोहतक शहर है। आप आइए, कहीं पर भी कूड़े का एक ढेर दिखा दीजिए, हर जगह सफाई होती है, डेली घर घर गाड़ी आती है सफाई की। और ये कहते हैं हम लोकल मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते। क्यों नहीं लड़ते? जब जैसे ही विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तुरंत, हमारी सरकार ने बैठक करी, हमारे संगठन ने बैठक करी चंडीगढ़ और पंचकुला। जिस दिन विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, आप देख लीजिए वो तारीख उठा करके दिनेश जी, हम किस दिन से तैयारी पे लगे हुए हैं। हमारी तैयारी को नहीं देखते। तैयारी का पता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी, नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप तो यंत्र तंत्र से जीतते हैं ना चुनाव। वो ये कह रहे हैं कि वो यंत्र तंत्र से जीतते हैं, इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं सुनील फोगाट जी, इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं उनकी खामियों को दिखा करके कि जो यंत्र तंत्र से आप जीत रहे हैं चुनाव को, उसको आप जस्टिफाइड कर सकें। नहीं, किस यंत्र तंत्र से जीता आप बताइए, एक बार भी आज तक सिद्ध कर पाए हो तो? देश के चुनाव आयोग ने इनको लिखित में, देश के चुनाव आयोग ने इनको लिखित में जवाब दिया, भारी भरकम जवाब दिया इनको लिखित में। ये निकम्मे और नकारा लोग हैं, उस जवाब को आज तक ये कहीं क्लेम नहीं कर पाए, ये कहीं कोर्ट में क्लेम नहीं कर पाए उस चुनाव आयोग के जवाब को। अब ये तो हर चुनाव में इनकी नकारात्मकता है। हरियाणा के अंदर जितनी भी भर्तियां हुई हरियाणा के अंदर, वो सारी की सारी भर्ती रोको गैंग हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने पैरेलल बना रखा है। एक गुलाबी गैंग, एक भर्ती रोको गैंग। भर्ती रोको गैंग जैसे ये लिस्ट जारी होती है, तुरंत अगले ही घंटे में कोर्ट में पहुंच जाता है और भर्तियों को रुकवाने का काम करता है। लेकिन ये हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी, तुम अपने आप को प्रवक्ता बोलते हो जिसने शपथ लेने नहीं, लेकिन सुनील जी नहीं, मुझे कंप्लीट करने नहीं, ठीक है। देखिए, अब ये आरोप प्रत्यारोप तो आप लोगों ने खूब कर लिए, और मैं तो कह रहा हूं ये आरोप प्रत्यारोप के बाद आप जनता के बीच में चले गए। अब आज तो जनता वोट कर रही ना, आज तो ये कहने से होगा नहीं, आज इस बात का कोई अर्थ भी नहीं है ना, क्योंकि जनता वोट के लिए निकल गई। मैं केवल इस बेसिक प्रश्न पर आ रहा हूं, इतनी सारी बातें कहने के बाद, इतना जनता के बीच में जाके अपनी बातों को रखने के बावजूद भी अगर जनता उस तरह से वोट करने के लिए नहीं निकल रही है, क्या कारण है इसका सुनील जी? क्यों जनता के अंदर ये उदासीनता है? नहीं, जनता के अंदर कोई उदासीनता नहीं है, जनता जोश में है। जनता जिसको वोट करना है वो करने के लिए निकल रहा है, क्योंकि आपको पता है संडे का दिन है, और संडे का दिन सबका छुट्टी का दिन होता है। पूरा हफ्ता कोई काम करता है, 6 दिन काम करके, तो यूजुअली 11-12 बजे ही लोगों का दिन शुरू होता है। तो उसके बाद से चुनाव रुझान अच्छा है, और शाम जैसे ही दोपहर बाद होगी 3-4 बजे के, अब 4 बजे के बाद और बढ़ेगा रुझान। मुझे लगता है कि वोटिंग 6 बजे तक का समय है, लेकिन वोटिंग 7-7:30 बजे तक भी चलेगी, हो सकता है कहीं 8 बजे तक भी चले वोटिंग। ठीक है, चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि भाई ये थोड़ा सा और बढ़े, लेकिन अभी फिलहाल वो परिस्थितियां बनती हुई दिख नहीं रही है। 5 सेकंड चाहूंगा आयुष जी। जी बोलिए आयुष जी, केवल 5 सेकंड जी, बोलिए। मेरे भाई ये कह रहे हैं कि 3 बजे के बाद पोलिंग होगी, और मैं सच्चाई बता रहा हूं, पोलिंग 6 बजे के बाद होगी। जब 5 अक्टूबर को वोट पड़ते हैं और 8 अक्टूबर को गिनती होती है, तो 7% पोलिंग बढ़ गई। अब तो बीच में 10 दिन का गैप है। ये 30% वाली पोलिंग को चुनाव आयोग जो मुर्गी का बच्चा है, वो 30, ठीक है, लेकिन आप उसको साबित भी तो नहीं कर पाते ना। समस्या तो ये है ना कि आप उसको साबित नहीं कर पाते। ये आरोप लगाने से थोड़ी ना होगा। आप चैलेंज करिए ना, आप कोर्ट में जाइए, एविडेंस रखिए, आप कोर्ट में जाके एविडेंस रखिए कि भाई ये गलत बोल रहे हैं। आप वहां जाते नहीं है, फिर आप दूसरी दिशा में जाएंगे। देखिए, इस तरह से केवल संवैधानिक संस्थाओं पे सब प्रश्न उठाना कि चुनाव आयोग जाकर के डाटा को बढ़ा देता है, ये सही बात नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही प्रैक्टिस नहीं है, ये सही प्रैक्टिस नहीं है। मत करिए, प्लीज मत करिए। अरे आप कोर्ट जाइए भाई, मैं कह रहा हूं यहां कहने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तो आप कोर्ट जब इस पर निर्णय कर देगा, ये जिस दिन साबित हो जाएगा, उस दिन आप डंके की चोट पर इस बात को कहिएगा। अभी मत कहिए, अभी जनता से अपील करिए कि लोग वोट के लिए निकले। अभी अपील करिए जनता से कि वोट के लिए निकले। आपने 5 सेकंड मांगा था, मैंने दे दिया, ठीक है। विजेंद्र रेड्डू जी, ये वैक्यूम, अगर आप बार बार ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस या विपक्ष अपनी भूमिका को नहीं निभा पा रहा है, तो मेरा प्रश्न ये है कि उस वैक्यूम को इनेलो पूरा क्यों नहीं कर पा रही? लोकसभा में भी हमने देखा, विधानसभा में भी देखा, आज निकाय में भी वही बात है। ये वैक्यूम इंडियन नेशनल लोकदल उसको क्यों नहीं पूरा कर पा रही? क्यों जनता आपके साथ नहीं कनेक्ट हो पा रही उस तरीके से?
जब से हमारी पार्टी में टूट हुई थी और हमारी पार्टी के दो हिस्से बने थे, एक हिस्सा जेजेपी बन गई थी और हमारी मूल पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। उस समय से लोगों में कहीं ना कहीं ये विश्वास हुआ था कि वे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो टूट गई है और शायद ये दोबारा से सत्ता में। चलिए रेणु साहब, मैं रोक रहा हूं, मैं आपके पास अभी वापस लौट रहा हूं। बस एक बार ब्रेकिंग सेंटर का मैं रुक करता हूं। अपूर्वा मेरे साथ, मेरी सहयोगी वहां से बनी हुई हैं। अपूर्वा, ओवर टू यू। बिल्कुल आयुष, देखिए वोटिंग परसेंटेज पर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, मेहमानों से भी यही पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों नहीं लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, कहां कमी रह गई है। और इस बीच देखिए जो ताजा आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 31.1% मतदान अब तक हो चुका है। ये ओवरऑल आंकड़ा चुनाव को लेकर सामने आ रहा है। वोटिंग जो प्रतिशत है उसमें लगातार हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन आयुष कहीं ना कहीं ये संतोषजनक अभी भी नहीं है। जब तक कि हम यहाँ पर ये ना देख ले कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा तेजी से ना हो, हालांकि बहुत धीमी गति से इजाफा देखने को मिल रहा है, तो 31.1% वोटिंग हो गई है। संतोषजनक ये आंकड़ा अभी भी नजर नहीं आ रहा है। लोगों से लगातार तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपील कर रहे हैं कि वो घरों से बाहर निकले, वोटिंग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं बचा है आयुष, 6 बजे तक वोटिंग होनी है और उसमें देखने वाली बात ये हो जाती है कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज और कितना ज्यादा बढ़ेगा। तो फिलहाल जो फाइनल आंकड़ा इस वक्त हमारे पास है वो है 31.1% वोटिंग यहाँ पर हुई है। पहले से थोड़ा ज्यादा जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा है, 31.1% हो गया है और अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये और तेजी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, संडे है। और दूसरा ये है क्योंकि शहरी निकाय चुनाव है, तो शहर में आप देखते हैं कि थोड़ी सी जो उदासीनता है वो वोटर्स के अंदर रहती है, अगर आप उसका कंपेयर करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ। तो बहरहाल अब देखते ये हैं कि कितना और बढ़ता है। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रेणु साहब, बात अधूरी थी, लेकिन प्रश्न अभी भी बड़ा महत्वपूर्ण वही है कि उस वैक्यूम को इंडियन नेशनल लोकदल क्यों नहीं भर पा रही है। एक ऐसी पार्टी जो कि प्रदेश के अंदर सालों साल सत्ता में रही हो, विपक्ष की भूमिका में रही हो, आज ये कहना कि भाई कांग्रेस अपना जो भूमिका है या कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही, जनता आपकी तरफ रुख क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल सही कहा है आयुष जी आपने। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बड़ा मजबूत इतिहास भी है और बड़े मजबूती से कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और सत्ता करने संभालने का काम भी किया। लेकिन जो 2018 में हमारी पार्टी में फूट हुई थी, उसके कारण लोगों का हमारे से निश्चित तौर पर मोह भंग हो गया था। लोगों ने एक मन बनाया था कि अब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ही हम लेकर के आएंगे और भाजपा का विकल्प कांग्रेस पार्टी हो सकती है, जिसके लिए 2019 में भी इन्होंने प्रयास किया। हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2024 लोकसभा में प्रयास किया और 2024 के विधानसभा में प्रयास किया। न केवल प्रयास किया बल्कि कांग्रेस पार्टी को अपनाने का भी काम किया और इनको 37 विधायक दिए, 5 सांसद देने का भी काम किया। और कहीं ना कहीं ये था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएगी, लोगों का मन था। लेकिन जिस प्रकार से 37 विधायक जीतने के बाद भी घरों में बढ़ गए हैं, घरों में घुसे हुए हैं और ये मजबूत विपक्ष नहीं बना पाए, बड़ा विपक्ष बन करके बैठ गए, मजबूती से सरकार का विरोध करने में असफल रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा कि कांग्रेस तो एक फेल पार्टी है, ये अपने ही विवादों से नहीं उभर पाएगी और आगे आने वाले चुनाव में हमें भरोसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लेकिन को। रेणु साहब, वो तो अपने विवाद को स्वीकारते नहीं ना। उनका तो ये कहना है कि ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ इस तरह की बातें कही जाती है। भाई, विवाद किस पार्टी में नहीं है? आपकी तो पार्टी में फूट ही हो गई। भारतीय जनता पार्टी के विवाद को अभी गिनवा रहे थे यहाँ पर दिनेश जी, तो ये तो डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है ना। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ना तो उनके 37 विधायक जीतते, ना ही वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल उनका आसपास होता जो वोट मिला। लेकिन अभी उनका ये कहना है कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है, कांग्रेस में किसी तरह की कोई फूट नहीं है। ये चैनल पर बैठ करके इतने बड़े बड़ी खामियां यहाँ पर गिनवाने का काम करते हैं। क्या ये 37 विधायकों की पार्टी को इन खामियों को जनता के बीच में लेकर के नहीं जाना चाहिए था? सिर के ऊपर चुनाव बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और आज वोटिंग हो रही है और कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप कहती है, इवन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं, मैं निकाय चुनाव को मैं कभी प्रचार के लिए नहीं जाता हूं, मैं छोटे चुनाव में प्रचार प्रसार नहीं करता हूं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एडी चोटी का जोर लगाए बैठे, उनके मुख्यमंत्री गली गलियों में घूम रहे हैं और कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि हम छोटे चुनाव में प्रचार नहीं करते। इनके पास 37 विधायक है। क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने डट करके सामने खड़े हो और जोर शोर लगा के एडी चोटी का जोर लगा के इनको भी चुनाव प्रचार में उतरना चाहिए था? इन्होंने खुला मैदान कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया। जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा में इन्होंने चुनाव प्रचार करने का काम किया, अब आज ये क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां भी इनकी कमी के कारण ये कहते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी वाले प्रवक्ता बड़े शान से कह रहे थे कि जनता ने हमारे को जितवाया।
मेरे भाई आपको जनता ने नहीं जितवाया, आपको कांग्रेस पार्टी ने जितवाने का काम किया। कांग्रेस ने आपको सत्ता में दोबारा तीसरी बार लाने का काम किया, क्योंकि इनकी आपसी फोट, उनका घमंड, उनका अभिमान के कारण इन्होंने चुनाव ठीक से नहीं लड़ा और आपको मंच देते जा रहे हैं। और अब की बार तो हद कर दी निकाय चुनाव में कि नेता लोग कहते हैं कि हम चुनाव प्रचार में जाएंगे ही नहीं। इससे बड़ी और क्या बात होगी। और दूसरी बात, ये लोग अभी ठीकरा फोड़ने लग गए हैं मशीनों के ऊपर, व्यवस्थाओं के ऊपर अभी से ठीकरा फोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। इस बात से ये लग रहा है कि शायद इनको जग चुका है कि इनको इस चुनाव में भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला। पार्षद भी नहीं उतार पाए, एक पार्षद उतारने की हिम्मत दिखाई आपने, एक पार्षद नहीं उतारा। अरे दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना बंद करो, अपनी औकात देखो। इन्हें हैक कर ली जाती है, एक भी सबूत ये कहीं नहीं दे पाई, एक भी बूथ से आवाज नहीं उठवा पाए जनता से। किसी बूथ से किसी जनता ने आवाज उठाई हो कि हमारी वोटों के साथ हेरा फेरी हुई है। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं? इनको जो करना चाहिए वो ये करते नहीं है। इनको जनता के बीच में जाना चाहिए था, जनता के बीच में जाने के बजाय ये बड़ी बात कह दी रेडू साहब आपने कि भाई इनका जनता के बीच में जा नहीं रहे, इनका कनेक्शन है नहीं, और उसके बाद अब ये अभी से इसका हल ढूंढ रहे हैं कि अगर कुछ परिणाम विपरीत आते हैं तो क्या करना है। ठीक है, एक सेकंड, मौलाना साहब, ये जनता का जो फीडबैक है वो कुछ मिल पा रहा है क्या? क्योंकि भाई लोकसभा आप लोगों ने देख लिया लड़ करके, विधानसभा भी देख लिया, निकाय में भी आपने कहा कि नहीं आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ है। अब आज तो वोटिंग चल रही है, आप लोगों के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड पर होंगे, क्या फीडबैक मिल रहा है मौलाना साहब? भाई बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं हम। हमारे जो लोग हैं, वो जो काउंसलर के या मेयर के जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का और हमारा ही मुकाबला है। और निश्चित तौर पे इस बार जो फरीदाबाद के लोग हैं, गुड़गांव के जो लोग हैं, जो नगर निगम में आते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर, अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस मुकाबले में नहीं है क्या मौलाना साहब? ना, कांग्रेस तो कुछ है नहीं। कांग्रेस एक मिनट मौलाना साहब, मैं रोक रहा हूं, मैं अभी आपके पास वापस लौट रहा हूं। ब्रेकिंग सेंटर का मैं एक बार फिर से रुक करूंगा। अपूर्वा मेरे साथ, मेरे सहयोगी ब्रेकिंग सेंटर से बनी हुई है। अपूर्वा, ओवर टू यू। बिल्कुल आयुष जी, और इस बीच एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है रोहतक से, जहां पर हिंसा की खबर सामने आई है। निकाय चुनाव के बीच हिंसा हुई है। खेड़ी साद गांव में ये वारदात हुई है, जहां एक युवक की छाती में आरोपी ने सुआ घोंप दिया है और उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। आरोपी की लगातार तलाश की जा रही है। युवक की छाती में सुआ घोंपा आरोपी ने और वहां से फरार हो गया है। तो निकाय चुनाव के बीच हिंसा की ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने, और इस वक्त मौके पर तमाम पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद है, पुलिस बल वहां पर मौजूद है। देखिए, रोहतक से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खेड़ी साद गांव में ये हिंसा हुई है, और हिंसा भी आयुष देखिए किस तरह से कि एक युवक की छाती में सुआ घोंप दिया गया है और आरोपी मौके से फरार हो गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। आरोपी की लगातार तलाश की जा रही है। तो ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त की रोहतक से निकल के सामने आ रही है। हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी रोहतक से हम दे रहे हैं दर्शकों को। ये बड़ी खबर है, युवक की छाती में सुआ घोंपा है। सुआ जिससे बर्फ आप जानते हैं तोड़ी जाती है, वो एक युवक की छाती में घोंप दिया गया है। अब इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस वहां पे मौके पर पहुंची है और अब इस आरोपी के धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, युवक की छाती पर बर्फ तोड़ने वाला सुआ घोंपा गया है। ये बड़ी खबर है। खेड़ी साद गांव है जहां पर ये घटना हुई है। युवक की छाती में सुआ घोंपा गया है। किसी बात को लेकर के आपको बता दें कि विवाद हुआ, मौके पर भारी पुलिस बल हालांकि पहुंचा है और अब इस आरोपी की धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खेड़ी साद गांव है जहां पर ये मतदान के बीच में हिंसा की जानकारी। तो बड़ी खबर, निकाय चुनाव के बीच में हिंसा खेड़ी साद गांव में, और यहां पर युवक की छाती में बर्फ तोड़ने वाला सुआ घोंप दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। आरोपी बताया जा रहा है कि अभी भी फरार है। दिनेश हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। दिनेश, क्या अपडेट है? एक आरोपी जो कि फरार बताया जा रहा है, एक युवक की छाती पर जिसने सुआ घोंपा है, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? दिनेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी दिनेश, बताइए क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? हाँ, देखिए, वार्ड 11 ये पड़ता है रोहतक जिले का जो खेड़ी साद गांव है, जो गांव नगर निगम के अंतर्गत आता है, उसमें एक युवक पर बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला किया गया है और युवक की पहचान 24 वर्षीय कपिल के रूप में हुई है, जो कि चुनाव में आया हुआ था और उसे गंभीर अवस्था में रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है।
बहरहाल सूचना ये है कि सूचना पाकर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गया। क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, और रोहतक की बात करें तो ये पहला मामला है जो कि हिंसा का मामला सामने आया है और बर्फ तोड़ने वाले सुरेश से हमला किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो लगातार ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, आपकी बात अधूरी थी, कंप्लीट करें। देखिए, तो सब जगह से आपने पूछा था क्या फीडबैक आ रही है, अच्छी फीडबैक आ रही है। लोग अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे वोट डाल रहे हैं, हमारी नीतियों पे वोट डाल रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, हमारा तो कांग्रेस से मुकाबला ही नहीं है। लोग कांग्रेस को जानते हैं। जो लोकसभा में, विधानसभा में कांग्रेस ने तीसरी बार जो सजा के अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये बात किसी से कोई छुपी हुई तो है नहीं। वही काम देखिए नगर निगम के चुनाव में भी, जब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकटें नहीं घोषणा कर दी, उसके बाद नगर निगम की टिकटें घोषणा की कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जो कैंडिडेट्स जहां जिसको ठीक लगता है वो इन्होंने दे दिए। इसी तरह फरीदाबाद में देखिए, फरीदाबाद में जिसको टिकट इन्होंने दी है फरीदाबाद में मेयर की, वो उसको आज तक कांग्रेस में थी नहीं। उनके पति कांग्रेस में थे, वो भी सदियों पुराने पहले कांग्रेस में थे, और ऐसे आदमी को टिकट दी जो एक तरफा बीजेपी के लोग एक तरफा जीत जाए। तो लोग इस बात को जानते हैं कांग्रेस के। तो मैं भी देख भी रहा था, कुछ जगह होके भी आया था, जो कांग्रेस के जो बाहर लोग बैठे हुए थे वो तो सिर्फ चाय और मट्ठी खाने में ही लगे हुए थे, वहां तो लोग नहीं थे वहां पे। अगर भारतीय चलिए भड़ाना साहब, मैं आपको एक बार फिर से रोकूंगा। ब्रेकिंग सेंटर का मैं रुक करूंगा। अपूर्वा मेरे साथ वहां से लगातार बनी हुई है। अपूर्वा, ओवर टू यू। बिल्कुल आयुष, और देखिए अब हिंसा के बाद वोटर्स पर दबाव बनाने का आरोप, ये भी एक बड़ी जानकारी नूह से आ रही है, जहां वोटर्स पर दबाव बनाने का आरोप लगा है। इसके अलावा मतदान केंद्रों के बाहर देखिए महिलाओं का झुंड इकट्ठा हो गया है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि वोटर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रत्याशियों ने पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है। तो नूह से ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां वोटर्स पर दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अपने पसंद के प्रत्याशियों को वोट देने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रत्याशियों ने पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है और मतदान केंद्रों के बाहर महिलाओं का झुंड भी इकट्ठा हो गया है और इसको लेकर लगातार महिलाओं की तरफ से आक्रोश भी व्यक्त किया जा रहा है। तो वोटर्स पर दबाव बनाने का ये आरोप नूह के पोलिंग सेंटर पर है, जहां अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने का जो दबाव है वो बनाया जा रहा है कि वहां पे जो लोग मौजूद हैं वो वोटर्स पर ये दबाव बना रहे हैं कि वो अपने पसंद के प्रत्याशी को ही वोट दे, यानी प्रत्याशियों के जो समर्थक है वो वहां पर मौजूद हैं और जो वोटर्स हैं उन पर इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि अपने अपने पसंद के प्रत्याशियों को ही वो वहां पर वोट दे। तो ऐसे में पुलिस अधिकारियों से भी प्रत्याशियों ने शिकायत की है कि इस तरह से चीजें वहां पर सामने आ रही हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। तो अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है और प्रत्याशियों ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है इसकी कि वोटर्स पर यह दबाव बनाया जा रहा है नूह में कि वो वोट करें। और एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। सभी जो मेहमान हैं वो मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो तो हालांकि धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मुद्दे जिस तरह के हम लोग देख रहे हैं कि उठाए जा रहे हैं बार बार कि भाई डेवलपमेंट नहीं हुआ या जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हुए, और इस वजह से जनता के अंदर एक नाराजगी है आप लोगों को लेकर के। और इस बार ट्रिपल इंजन वाला जो फैक्टर है वो काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं दीपेंद्र हुड्डा को भी सुन रहा था और उन्होंने भी बड़ा ये कहा कि भाई 3 इंजन क्या 2 इंजन तो है, अब 1 इंजन विपक्ष का भी लगेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नेता अपने बेडरूम की राजनीति करते हैं जनता को उनसे कोई ज्यादा सरोकार नहीं रहता। और दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जो वो कांग्रेस में तो सब कुछ बने हैं, सब कुछ है वो कांग्रेस के, क्योंकि उनसे बाहर हरियाणा में कांग्रेस नहीं है। और कांग्रेस में एक्शन के नाम पे अगर कुछ है तो सिर्फ एक ही एक्शन कांग्रेस पार्टी के अंदर है कि जो भूपेंद्र और दीपेंद्र के खिलाफ बोलेगा उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। ये एक्शन के नाम पे यही है। अगर एक्शन के नाम पे कुछ हलचल होती कांग्रेस पार्टी के अंदर
चुनाव लड़ने के लिए जमीनी स्तर पे कुछ काम करते, तो दीपेंद्र जी को पता लगता कि कितना संघर्ष करना पड़ता है चुनाव जीतने के लिए। अब वो आए हैं तो हर जगह पे मुंह दिखाई की रस्म करके पूरी कार्यकर्ताओं के बीच में फोटो करवा के और वो चले गए। आप ये क्या कहां पे उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की? और अभी मेरे साथी कह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा, ये लोग तो इस चुनाव को ज्यादा गंभीर ही नहीं ले रहे। वो कह रहे कि ये छोटा चुनाव में जाता ही नहीं। अरे इतना कितना बड़ा कद है भाई आपका। हमारे यहाँ पे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री है, उन्होंने भी प्रचार किया इस चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट की अपील की। हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। तो आप कितने बड़े नेता हो गए, चाहे हमारा संगठन का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता है, उसने भी हरियाणा की जनता से वोट की अपील की, उन लोगों के बीच में पहुंच करके। देखिए ये कांग्रेस पार्टी का ना एक चरित्र ये बनता जा रहा है, और लोगों को भी पता है, ये स्पष्ट पता है लोगों को, इसलिए लोग इनको गंभीरता से नहीं लेते। ये चाहे यहाँ पे बैठ के, चैनल पे बैठ के कितनी बड़ी बातें करते रहे, चाहे ये माइक पे कितनी बड़ी बातें करते रहे, ये कितने ही बड़े भारी भरकम शब्दों का ट्वीट करते रहे, ट्विटर के तो एक्सपर्ट हैं ये, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं ये, वो कितना भी कुछ करते रहे, जनता को पता है कि इनको जमीनी स्तर की राजनीति का कोई सरोकार नहीं है, जनता के मुद्दे उठाने इनको नहीं आते हैं, इसलिए जनता ने इनको